फ़ोन से जितना बच पाएँ एटलीस्ट इन स्कूल डेज उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वही टाइम हमारी ग्रोथ का है। एक गुरु अगर परफॉर्मर है ना, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है उसमें। मैंने जब शुरू किया कथक नाचना, मुझे नहीं पता था कि मैं कथक डांसर बनूँ जी। मैंने तो बस एक वो देवदास फिल्म देखी, माधुरी मैम को देखा उसमें, एंड आई कुड रिलेट। कथक की एक तो बहुत ही कम वीडियोज़ हैं, और जितने हैं भी उनमें भी ना के बराबर व्यूज़ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे चाहिए कि कथक को भी इतने व्यूज़ आएँ। तो आई थिंक ये सारी जो जर्नी थी वो ये वहीं से व्यूज़ के चक्कर में शुरू हुई। और पहला शो जो आया चक धूम धूम ग्रुप चैलेंज, ये शो आया और मैं ले गया। जो भी मेरे साथ 4-5 बच्चे मेरे साथ सीख रहे थे उस वक्त, मैं उनको ले गया अपने साथ और मैंने सबको समझाया कि नहीं, ये एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं हम, सिलेक्ट विलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस लेके फिर हम अगले शो में जाएंगे मेहनत करके। ये स्ट्रगल ज़रूर था कि मैं एटीएम से सिर्फ 500 निकालता था कि पैसे ख़त्म नहीं हो जाए। मैं सबके पास जाता था, लेकिन कोई सरप्राइजिंगली एक साल तक कोई काम नहीं था मेरे पास। और मुझे अभी भी याद है, एक शो मुझे मिला, वो बर्थडे पार्टी में परफॉर्मेंस गणेश वंदना करनी थी मुझे, और मैं इतना खुश हो गया। 1100 रुपीज़ मुझे मिले उस शो के लिए। मरीन ड्राइव पे सिर्फ बैठ के ये सोचता चांद को देख के कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अगर टाइम तो निकल जाए, 1 साल होने वाला है और मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इतना मुश्किल था अपना रास्ता ढूंढना, क्योंकि वो टाइम पे आपका भटकना बहुत आसान होता है। कितने शोज़ इस वक्त भी ऑन गोइंग होंगे जो मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ। तो टैलेंट्स नोटिस नहीं हो रहे हैं टीवी पे। मुझे हमेशा बचपन से ही था कि मैं ये सम दूँ तो मेरा बाइसेप निकल के आए जी। यू नो, मुझे वैसा डांसर नहीं बनना है कि मेरा पेट निकला हुआ है, मैं फुटवर्क कर रहा हूँ, यहाँ से अलग फुटवर्क हो रहा है, तो ये सब मुझे नहीं चाहिए था। हम इतने हंट करते रहते हैं डांसर्स की कि हमें अच्छे डांसर्स चाहिए, तो बहुत डिमांड है एक अच्छे डांसर की मार्केट में। ज़रा हट के, ज़रा बच के, यह है मुंबई मेरी जान। आज हमने यही गाना क्यों चूज़ किया, और गाना ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनकी पहली पसंद, पहला प्यार संगीत था। और ज़रा हटके इसलिए हमने यही लिरिक्स चूज़ किया, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनकी जर्नी कुछ ज़रा हटके रही है। किसी ने बहुत खूब कहा है, आम रास्ते पर तो सभी चलते हैं, मज़ा तब है जब अपना रास्ता अपने आप हम चुने। आज हम बात करेंगे उस लड़के की कहानी। 12 साल का वो लड़का जब अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे मुंबई जाना है, मैं डांस के करियर में अपना आगे करियर देखना चाहता हूँ। पिताजी बोलते हैं कि बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो फिर जाइएगा। तो पिताजी को भी कहीं लगता है कि कुछ हो पाया नहीं हो पाया, तो बैकग्राउंड में पढ़े होंगे तो एक नौकरी मिल जाएगी। देन बच्चा ज़िद करता है नहीं मुझे जाना है, पर उसे डिग्री पूरी करनी पड़ती है 3 साल की। फिर बच्चा वापस ज़िद करता है कि पिताजी मुझे जाना है। फिर पिताजी वही बात बोलते हैं, तुम जाओ पर अपना मास्टर डिग्री मुंबई में पूरा करो, उसके साथ तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो एक कंडीशनल एक ग्रांट मिलता है। तो वहाँ से उस बच्चे की संघर्ष की शुरुआत होती है। हम कहते हैं ना, ज़िंदगी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। जब ज़िंदगी अपना आपको हकीकत का एहसास कराती है, उस बच्चे को एहसास होता है कि जो मैं सोच के आया था वो हो नहीं रहा है वैसा। फिर उससे जर्नी से उस बच्चे की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। फिर अलग अलग रियलिटी शो में जाना, अपना नाम कमाना, माता पिता का नाम रोशन करना, एक जर्नी शुरू होती है और कथक को एक नए मुकाम पे लेके जाना। आज हम बात करेंगे कुमार शर्मा सर की, जो कि कथक रॉकर्स डांस ग्रुप के संस्थापक हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारा इंट्रोडक्शन स्वीकार करने के लिए। आपका स्वागत है ताल तत्वा की कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। अगर हम सर बात करें आपके बचपन की जी, आप बचपन में आपके स्वभाव की बात करें, क्या स्वभाव आपका था? बचपन से इतने आप कॉन्फिडेंस थे या क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब मैं सबसे पहले तो सिर्फ गाता था, ठीक है। मैं 3 साल का था, एक्चुअली उसके भी पहले 3 साल के भी पहले जाते हैं। जब ही मैं गोद में था मम्मा की, मम्मा यूज्ड टू टेक मी टू टेम्पल, जो कि वो हर हफ्ते जाया करते थे। और वो संकीर्तन मंडल में थे, महिला संकीर्तन मंडल में। और मैं हर हफ्ते उनको देखता था कैसे वो ढोलक बजाते हैं, कैसे वो भजन गाते हैं। तो आई थिंक उनकी गोद में रहते रहते मैंने वो सीखा होगा जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि अभी मुझे जितना मेरे दिमाग में अभी मुझे याद है जो पिक्चर्स, वो यही हैं कि उनके हाथों को मैं देख रहा हूँ ढोलक बजाते हुए, और मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको घर के कभी जो भी सूट केसेस होते थे जो हमारे, या जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं वहाँ पे ट्राई करने लगता था।
और इतना ज़िद कर कर के मैंने उनसे ढोलक मांगी। मेरे बर्थडे पे मुझे इतनी सी ढोलक मिली और मैंने वो प्ले करनी शुरू करी। फिर आई यूज़ टू वेट कि कब वो मंडे आएगा जब वो मम्मी जाएंगे मंदिर और मैं वहाँ जाके ढोलक बजाऊँगा, भजन गाऊँगा, जो कि मैं हमेशा उनको आई थिंक सुन सुन के मैं सीखा। और वही एक भजन जो मैं मंदिर में गाता था, तो मैंने अपने स्कूल में गाया बाल दिवस पे, और आई गॉट फर्स्ट प्राइज़। मुझे वो भी याद है झलकियाँ, जब जिस ऑटो रिक्शा में मैं स्कूल जाता था, तो वो पूरे सब के सब वहाँ से उतर के भागते भागते मम्मी को बताने आए, आंटी कुमार का फर्स्ट प्राइज़ आया आज चिल्ड्रंस डे पे। और मम्मा ने अभी भी वो मुझे वो सर्विंग ट्रे मिली थी, और अभी मम्मा कुछ दिन पहले ही बता रहे थे खुशू को, मेरी वाइफ को, कि ये इसको मिली थी ट्रे जब ये फर्स्ट आया था पहली बार। तो अभी भी मम्मा ने संभाल के रखी है वो। हाँ, अभी आपने बात बोली स्कूल टाइम की। जी, स्कूल टाइम में आप टॉपर भी रहे हैं, जी। वन थिंग। सेकंड टाइम अगर आप आजकल के बच्चों को देखते होंगे जी, जी। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पढ़ाई, डांस या एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं उससे कॉप अप करने का। जी, जी, आपकी जर्नी में ये रहा है कि रात को 1 बजे 2 बजे भी प्रैक्टिस करते थे, जी, आपकी जी, मम्मी जी। आपको बोलती थी कि जी। बेटा आप थम जाओ थोड़ा। तो आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, डांस के लिए अगर उनको डेडिकेशन है तो कैसे वो चीज़ें मैनेज कर पाएँ? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप इतना अच्छा होमवर्क करके आए हो जो आप बोल रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने पिक्चर्स चल रही हैं, इतना आपको मालूम है। तो सबसे पहले तो आई थिंक सबको ये देखना चाहिए कि वो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, क्योंकि उनको पता था आज वो मेरे साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं, उनको एक एक चीज़ पता है। और दूसरा जो मुझे लगता है, जो मैं बाकियों को क्या बोलूँ, मेरी भी अभी जो मुझे खुद में भी दिखाई देती है, जो पहले नहीं थी हमारे पास, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो फ़ोन है। जी। हमारे पास वो नहीं था बचपन में, तो हमारे पास इतना समय होता था होमवर्क करने के बाद भी। मतलब मैं क्योंकि मेरा शौक़ था, तो मैं अपनी जो कथक की किताब जो गुरुजी मेरे लिए छोड़ गए थे, वो पढ़ा करता था। मेरी एक्साइटमेंट होती थी आज उसके आगे पढ़ना है। उसके बाद भी मेरे पास टाइम होता था प्रैक्टिस के लिए। फिर घर वाले सो जाते थे, तो मतलब मुझे शौक़ था कि वो सारी चीज़ें, जैसे आपको शौक़ होता है ना कि एक टीचर ने एक काम बोल दिया है, जबकि उन्होंने पूरी क्लास को बोला होता था नहीं मुझे करना है वो। तो अगर कोई चार्ट बनाना है, कोई कुछ करना है, मैं वो भी करता था रात को। मतलब उतने से टाइम में कितना कुछ मैनेज करता था मैं। और अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है खाने पीने का, तब तो मुझे वो भी शौक़ भी नहीं था। तो मतलब लंच डिनर के लिए भी मम्मी डांट के वो खिलाते थे, और मुझे बस रहता था कि अब जो मुझे मेरे हाथ में जो काम है मैं वो पहले ख़त्म कर दूँ। तो मुझे लगता है इतना समय था हमारे बचपन में, उसी टाइम में हम खेल भी लेते थे बाहर। मतलब हम गली में बच्चों के साथ खेल भी लेते थे, होमवर्क भी कर लेते थे, रियाज़ भी कर लेते थे, जो एक्स्ट्रा काम मिले होते थे स्कूल से वो भी कर लेते थे, जो कथक की किताबें थी वो भी पढ़ लेते थे। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ इसीलिए पॉसिबल हो पाता था क्योंकि फ़ोन नहीं था हमारे पास। तो मैं सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं, जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फ़ोन को हटा दो, मतलब पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता आजकल के टाइम में, लेकिन एक टाइम अगर हम रख लें कि अगर हमको 1 ही घंटा देना है उस फ़ोन को, तो क्योंकि बच्चों के लिए वो नहीं है कि अभी हमको क्या है, हमको सोशल मीडिया पे मैनेज करना है, हमें 100 चीज़ें देखनी है, उस पे काम की चीज़ें आएंगी। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए उस पे जा रहे हैं। तो आई थिंक फ़ोन से जितना बच पाएँ एटलीस्ट इन स्कूल डेज़, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वही टाइम हमारी ग्रोथ का है। अभी आपने बात की गुरुजी की, जी। तो अगर हम आपकी कथक की जर्नी की बात करें तो आप भी एक गुरु हैं, आप भी लोगों को सिखाते हैं। जी। अगर किसी बच्चे को अपना गुरु चूज़ करना हो तो आपके 2-3 पैरामीटर उस बच्चे को ये चेक करने चाहिए कि यही गुरु में होने चाहिए। जी। पैरामीटर्स देखिए, गुरु ना एक ऐसा शब्द है कि वो, मतलब हम उसको टीचर के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते। टीचर एक बहुत मॉडर्न शब्द है। जी। गुरु ऐसा शब्द है कि बहुत मैं ये भी बोलूँगा कि आपकी किस्मत पे भी है कि आपको कैसे गुरु मिलते हैं। लेकिन यस, सिर्फ नॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो आजकल तो बहुत आसान है। मतलब पहले जैसे नहीं है कि आप कहीं मिले या आपने एक परफॉर्मेंस देखी, आपने बोला नहीं मैंने
गुरु मानना है आपको, आजकल तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, उनके बारे में उनकी वीडियोस देख सकते हो, उनके परफॉर्मेंसेस यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, कितना कुछ है आजकल तो अवेलेबल ना। तो आजकल तो मुझे लगता है बहुत आसान है पैरामीटर्स देखना, और बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं और पेरेंट्स भी इतने स्मार्ट हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अभी मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं किनको या मेरे गुरु कौन है, मैं किन से सीख रहा हूँ। उनके लिए बस ठीक है, स्कूल टीचर हैं, अच्छा ही करते होंगे बस। लेकिन आजकल तो मुझे लगता है बहुत आसान है। एक गुरु, फिर भी मैं बता देता हूँ अगर आपने ये सवाल पूछा है, एक गुरु अगर परफॉर्मर है ना तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है उसमें कि हो सकता है अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है तो उसके पास समय कम हो। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि जिसको जो गुरु परफॉर्म करते हैं ना खुद से, उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता होंगी जो शायद एक टीचर हैं उनको नहीं पता होंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके गुरु एक परफॉर्मर भी हों ज़रूर। और दूसरा, आपको पता है कि वो कौन से घराने से आते हैं, आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। घराने की भी चलो वो भी आजकल नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको समझेगा ही नहीं कि कौन किस घराने का है। क्योंकि कितनी बार ऐसे हुआ है, मुझे ऐसे लगा ये तो बनारस के होंगे, नहीं अच्छा बनारस के नहीं है, अच्छा ठीक है जयपुर से हैं, ओके। क्योंकि सबने एक दूसरे को इतना ज़्यादा देखा है कि घराने या स्टाइल काफ़ी मिक्स हो चुके हैं, और हर कोई कोशिश करता है, जैसे मैंने कोशिश की कि मैं इनकी भी अच्छी चीज़ें ले लूँ, इनकी भी अच्छी चीज़ें ले लूँ, इनकी भी अच्छी चीज़ें ले लूँ, और मिक्स होके एक स्टाइल बन के आता है। तो स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप डिग्री देखने की बजाय कि उन्होंने पीएचडी करी है या उन्होंने मास्टर्स करी है या वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये देखने की बजाय आप ये देखें कि वो परफॉर्मर भी हैं, और उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस देखिए जाके आप, जब भी आप सोचें कि आपको कथक सीखना शुरू करना है। और बस उनके बारे में थोड़ा पढ़ें तो आपको समझेगा भी कि वो किस तरह की शख्सियत रखते हैं। अभी आपने एक बात बोली कि घरानों को समझना मुश्किल है, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी। आप बहुत तरह के ऑडियंस हम परफॉर्म्स करते हैं। जी। घराना समझना अलग बात है, कई ऑडियंस ऐसी भी होती है कथक के बारे में नहीं पता होता है। जी। तो आप कैसे उस ऑडियंस के लिए चीज़ें ईज कर देते हैं? जी, आई थिंक ये तो आपने बहुत ही मेरे मतलब का सवाल पूछ लिया है, क्योंकि मैंने जब शुरू किया कथक नाचना, मुझे नहीं पता था कि मैं कथक डांसर बनूंगा। जी। मैंने तो बस वो देवदास फिल्म देखी, माधुरी मैम को देखा उसमें, एंड आई कुड रिलेट कि अच्छा ये जो गुरुजी बोलते होते हैं मेरे सर, वो यही तो है जिसके साथ मैं संगत करता हूँ हारमोनियम पे, ये वही डांस फॉर्म है। और मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया माधुरी मैम को देख के, आई थॉट कि मुझे ये करना है। गुरुजी सिखाते थे स्टेज पे, मैं विंग्स में कोशिश करता रहता था, और इस तरह गुरुजी को सिखाते देख के मैंने सीखना शुरू किया। और फिर उसके बाद मतलब लेटर ऑन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उस चीज़ में पड़ गया कि मैं अपने आप से चलता चला गया उस फील्ड में। और अल्टीमेटली मैं क्योंकि इतना यूट्यूब को इतना ज़्यादा फॉलो करता था बचपन से ही, तो मैं देखता था हिप हॉप, कंटेम्प, ये इतने बॉलीवुड, इतने सारे व्यूज़ हैं उनमें। लेकिन कथक की एक तो बहुत ही कम वीडियोज़ हैं, और जितने हैं भी उनमें भी ना के बराबर व्यूज़ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे चाहिए कि कथक को भी इतने व्यूज़ आएँ। तो आई थिंक ये सारी जो जर्नी थी वो ये वहीं से व्यूज़ के चक्कर में शुरू हुई। या मुझे ये था कि ये फॉर्म इतना पॉपुलर क्यों नहीं है यूट्यूब पे। तो फिर मुझे ये समझा, क्योंकि मैं एज अ किड इतने देखता था डांस रियलिटी शोज़, मुझे लगा कथक का एक भी डांसर नहीं है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे लेके जाना है कथक को। वहाँ से ये पूरा जो सर्कल था वो शुरू हुआ, और पहला शो जो आया चक धूम धूम ग्रुप चैलेंज, ये शो आया, और मैं ले गया जो भी मेरे साथ 4-5 बच्चे मेरे साथ सीख रहे थे उस वक्त, मैं उनको ले गया अपने साथ, और मैंने सबको समझाया कि नहीं ये एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं हम, सिलेक्ट विलेक्ट नहीं होंगे लेकिन एक्सपीरियंस लेके फिर हम अगले शो में जाएंगे मेहनत करके। लेकिन आई थिंक उनको हमारी सोच बहुत अच्छी लगी। दिलेर मेहंदी के गाने पे हमने उस पे तबला बजवाया और हमारे दोस्तों की मदद से, और हम चले गए, और सबको इतना पसंद आया कि वाह, इस तरह का तो कुछ हमने देखा ही नहीं है। और वहाँ जब हम फॉर्म भर रहे थे तो मुझे समझा नहीं कि हम क्या रखें ग्रुप का नाम भाई। अच्छा, हम कथक तो करते हैं, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है संजीव, उसने मेरे डांस इंस्टीट्यूट को नाम दिया था रॉकर्स विला। तो
हमने सोचा अच्छा हम रॉकर्स विला से आते हैं, ठीक है कथक रॉकर्स ये लिख देते हैं। और वो चैनल को भी इतना पसंद आया, उन्होंने बोला अब हम यही नाम रखेंगे ग्रुप का। मैंने बोला ठीक है। हम टॉप 6 तक पहुंच गए उस शो में, जो कि हमने सोचा ही नहीं था कभी। लेकिन जो अच्छी चीज़ थी वो ये हुई कि मुझे एक डायरेक्शन मिली कि मुझे क्या करना है। मुझे इतना प्यार हो गया वो कैमरा से, वो स्टेज से, कि नहीं मुझे तो बॉम्बे में ही आना है। जो दुनिया हम इतनी दूर से देखते थे टीवी पे, वो इतनी पास से देखी पहली बार। वो शो बहुत हिट नहीं हुआ, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे मुंबई आना है। और क्योंकि मैंने इतने फ्यूजन्स किए, तो मुझे मेरे जितने फैंस बने जितने भी उस वक्त, वो सारे ऐसे लोग थे जो कथक नहीं जानते थे सरप्राइजिंगली। तो मुझे ऐसे लगा कि वाह कितनी कितनी बड़ी ऑडियंस है जिनको कथक के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो मैं और इंस्पायर हो गया काम करने के लिए। एंड मैंने ये फॉर्म कथक फ्यूजन एक नाम दिया उस आर्ट फॉर्म को, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मुझे लगा कि यंगस्टर्स को बेसिकली वो म्यूज़िक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो ट्रेडिशनल कथक में बजता है। तो जो थोड़े टुकड़े मैंने सीखे हैं या जो हम कंपोज कर रहे हैं, क्यों ना उसको उसी म्यूज़िक पे बिठाया जाए जो ऑलरेडी पॉपुलर है। एंड आई स्टार्टेड इट, पीपल स्टार्टेड लविंग इट, और वो इतना बढ़ता गया। और वो जो व्यूज़ थे, जो मेरा सपना हुआ करता था, आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल दोज। और मुझे मैसेजेस आने लगे, सर हमने तो आपको देख के शुरू किया कथक करना। जो कि आज तक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि हम ऑब्वियसली एक जनरेशन आगे निकल गए हैं। अभी तो जितने बच्चे आ रहे हैं, पहले मेरी जनरेशन के लोग बोला करते थे, अब छोटे छोटे बच्चे वो बोलते हैं जिन्होंने जिन लोगों के लिए मतलब वो देवदास और वो फिल्म बहुत पुरानी हो गई, उन लोगों के लिए मुझे लगता है हमारे वीडियोज़ उनको इंस्पायर कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अभी आपने बात बोली अपने सफलता की जर्नी के बारे में, जी, पर जी। सफलता से पहले एक संघर्ष का एक फेज़ आता है। अगर हम इस फेज़ को 2 पार्ट में अगर बाँटते हैं, जी। जब आप कॉलेज में थे हाँ जी। या आप जब 12वीं क्लास से पहले आपने जी। बहुत छोटी उम्र से ही अर्निंग करना शुरू कर दिया, जी। और जब आप मास्टर्स करने मुंबई गए, हाँ तो जी। उस फेज़ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया। जी। उन 2 फेज़ के बारे में हम बात करना चाहेंगे। अभी ना देखिए, मैं ऐसे नहीं था कि मैंने तो वो लोग भी देखे हैं जो सिर्फ 500 रुपये लेके मुंबई आ जाते हैं। तो इतना स्ट्रगल नहीं था मेरी लाइफ में, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये स्ट्रगल ज़रूर था कि मैं एटीएम से सिर्फ 500 निकालता था कि पैसे ख़त्म नहीं हो जाए। और पेरेंट्स ने, मेरे पापा पंजाब नेशनल बैंक में हेड कैशियर थे, तो ऐसे मुझे प्रॉब्लम नहीं थी पैसे की। लेकिन क्योंकि मैंने कभी मांगे नहीं थे पैसे घर से, मैं बहुत छोटी उम्र से कमाने लगा था, तो मैं अपना खर्चा खुद से निकाल लेता था पूरा। और कॉलेज में भी मेरी पढ़ाई फ्री हुई, क्योंकि उनके साथ ये डील होती थी कि मैं उनका यूथ फेस्टिवल करवाऊँगा एवरी ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कभी वहाँ पे भी मुझे फ़ीस नहीं देनी पड़ी। 8वीं क्लास से मुझे मेरिट में आया था, तो मुझे कभी वहाँ स्कूल में फ़ीस नहीं देनी पड़ी थी। तो मेरा खर्चा था नहीं बेसिकली मम्मी पापा के ऊपर कोई। तो जब मैं सडनली ग्रेजुएशन करके अपने शहर से बाहर चला गया, तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं नए शहर में। सिर्फ एक मेरे बड़े भैया, जिनको मैं आज भी बोलता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनको मैंने बड़े भाई की तरह ही देखा है हमेशा, जैज़िम भाई, जिनके भरोसे में चला गया था बॉम्बे में। और उन्होंने बहुत वेज़ में मुझे इंस्पायर किया मेरी लाइफ में। तो वो और मैं होते थे, सिर्फ एक उनके होने से मैं बॉम्बे चला गया था, उनके विश्वास पे। तो तब क्योंकि 5000 तो ऐसे ख़त्म हो जाते थे जैसे कुछ मतलब सिर्फ हम खाना खाते थे बाहर से, उतने में ही तो मुझे होता था मैं कम से कम खर्च करूं। ऐसे नहीं है कि कितने भी पैसे मैं मंगवा सकता हूं घर से। लेकिन जो मेन स्ट्रगल था वो ये कि आप जब किसी को जानते नहीं हो, मतलब कोई आपसे क्यों मिले। और बॉम्बे में तो बहुत ऐसे लोग हैं, जब तो आपसे काम है तो जी हुजूरी इस तरह से हो जाएगी, और जब काम नहीं है तो आपको देखेंगे भी नहीं। तो मैंने कितने इवेंट कंपनीज होंगे जिनको मैं मिला,
जिनको मैं काम मांगने के लिए गया, जिनके पास मैंने पास निकाला हुआ था अपना लोकल ट्रेन का, एवरी डे, क्योंकि मेरा कॉलेज तो चर्च गेट में था, एवरी डे आई यूज़ टू ट्रैवल चर्च गेट से अंधेरी। कभी किसी कंपनी से मिल रहा हूँ, कभी किसी से कोशिश करता था किसी के थ्रू, अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिला मैं उनको भी मिलने जा रहा हूँ। और मैंने सिर्फ एक ही शो किया था, चक धूम धूम, मैंने उसकी शो रील बना ली थी एंड मैं सबके पास जाता था, लेकिन कोई सरप्राइजिंगली एक साल तक कोई काम नहीं था मेरे पास। और मुझे अभी भी याद है, एक शो मुझे मिला, वो बर्थडे पार्टी में परफॉर्मेंस गणेश वंदना करनी थी मुझे, और मैं इतना खुश हो गया, 1100 रुपीज़ मुझे मिले उस शो के लिए। फिर और मुझे था कि नहीं, कोई इवेंट कंपनी मिले, कोई तो शो दे, कुछ करे। फिर मेरे MA फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जब मम्मी ने फ़ोन पे बोला कि मैंने ऐड देखी है एक शो की, तो वो स्टार प्लस पे आने वाला है, उसका ऑडिशन ज़रूर देना। अभी ये एक स्ट्रगल की हॉस्टल रूम में वही तैयारी कैसे करनी है, 3 लोग रूम शेयर करते हैं। तो कैंटीन एरिया जो होता था वो हमने जो अपने वॉचमैन होते हैं उनको रिक्वेस्ट करी, भैया उनको रिक्वेस्ट करी कि हमें प्रैक्टिस करने दो यहाँ। तो रात को क्या होता था, 11 बजे के बाद पूरे जो सीट्स थे वो एक साथ चेयर्स एक दूसरे के ऊपर लगा के वो एरिया खाली हो जाता था। तो रात को मैं वहाँ प्रैक्टिस करके अपना जो एक्ट बनाया और मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट थ्रू इट। और वो भी शो में मैं 3 ही एपिसोड आई थिंक मैंने करे, मैं एलिमिनेट हो गया। लेकिन अच्छी बात थी कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री के अच्छे कोरियोग्राफर्स थे उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया और मुझे पहला काम मिला DID सुपर मॉम्स में एक एक्ट कोरियोग्राफ करना था। जय कुमार नायर भाई उन्होंने मुझे सबसे पहले बुलाया और मैंने वो कोरियोग्राफ किया। शिवांगी करके एक डांसर थी लखनऊ की, सुपर मॉम्स में थी वो, तो उनके लिए मैंने पहला एक्ट कोरियोग्राफ किया था एंड इट गॉट वो ग्रैंड सल्यूट ऑफ मिथुन दा और वो स्टैंडिंग ओवेशन सारे जजेस का। और इतना अच्छा वो एक्ट हुआ कि उसके सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर थे मिनी मैम करके, तो उन्होंने बोला कि सारे इंडियन एक्ट्स आप ही करो, मतलब इतना अच्छा इंडियन करवाने वाला हमें कभी मिला ही नहीं यहाँ पे। और फिर मैंने वो पूरे शो में इंडियन एक्ट्स किए। वहाँ से मुझे उसके थ्रू मुझे झलक दिखला जा से कॉल आया, मुक्ति मोहन करके वहाँ पे थे सेलिब्रिटी जिनका मैंने एक्ट कोरियोग्राफ किया। वहाँ से फिर मैं उनका एक्ट को 30 आउट ऑफ 30 मिले, वहाँ से मैं शक्ति मोहन जी को मिला। फिर शक्ति जी के ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया रहमान सर की टीम में। फिर मैं उनके साथ एज डुएट परफॉर्म किया AR रहमान सर के लिए, पूरा हम रहमानिश टूर किया हमने। तो इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा काम मिलता चला गया। और फिर तो कितनी देर मैं ऑफ स्क्रीन रहा, बैक स्टेज कोरियोग्राफर के तौर पे मैं काम करता रहा अनगिनत शोज़ में। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में कथक की एक ही बार एक टीम जीती और उनको मैं कोरियोग्राफ कर रहा था। तो इस तरह से फिर एक से दूसरा काम मिलता चला गया। देन फिर मुझे कब ऑन स्क्रीन काम ऑफ़र हो गया वो मुझे नहीं पता चला। फिर लोगों को इतने में हम वीडियोस भी बनाते जा रहे थे, वीडियोस पॉपुलर होने लगी। शेप ऑफ़ यू हमने बनाई पहली बार कथक फ्यूजन। मुझे लगता है कि वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2015-16 की। 2 दिन में कुछ 4 मिलियन व्यूज़, मतलब उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल थे व्यूज़ आने। आजकल तो बहुत आसान है, 1 मिलियन तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो ऑब्वियसली बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी था कि क्योंकि वो एक दौर था जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। तो जो बहुत सारे प्योरिस्ट्स थे उनको प्रॉब्लम थी कि ये क्या हो रहा है लेकिन मेरी सोच अलग थी। मुझे कहीं और मुझे किसी और ऑडियंस के लिए कथक को दिखाना था उनको, तो चलता रहा फिर वो इस तरह से। एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि कहने को साथ अपने दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। तो अगर बात करें उस कुमार शर्मा की, इसको 1 साल काम नहीं मिल रहा था, वो अपने हॉस्टल के बाहर जब मरीन ड्राइव पे जाता था तो क्या सोचा करता था? ओह माय गॉड आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है तो बेसिकली क्या था कि वो 1 साल जो बहुत मुश्किल था,
मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे कि मैं आ गया चुप करके मुंबई, मैं आया था मास्टर्स डांस में करने, लेकिन म्यूज़िक में मास्टर्स कर रहा हूँ। वो एक अलग सीन था कि जहाँ मैं डांस में मास्टर्स करने के लिए गया तो उन्होंने बोला आप बाहर का कोई शो नहीं कर सकते, कोई टीवी शो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अलाउड नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में। मुझे लगा मुझे तो 2 ही साल मिले हैं पापा से, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया मुझे वापस जाना पड़ेगा पंजाब। तो फिर जैज़िम भैया ने बोला कि तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे पास सब्जेक्ट था म्यूज़िक वोकल ग्रेजुएशन में, मुंबई में रहना मेन मकसद है ना, तो तुम मास्टर्स म्यूज़िक वोकल में करो। एंड आई वाज लकी, कृष्ण जी की कृपा हुई, मुझे सीट मिल गई। सिर्फ 8 सीट्स थी मास्टर्स के लिए, एंड आई गॉट द सीट, मुझे हॉस्टल मिल गया। लेकिन इतना कोशिश करने के बावजूद भी कोई काम ही नहीं मिल रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया या गलत किया। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे ग्रेजुएशन के बाद, या तो मैं कथक केंद्र चला जाऊँ दिल्ली, या मुंबई चला जाऊँ। तो मुझे लगता था मैंने गलती तो नहीं की मुंबई आके, कोई जानता नहीं है यहाँ पे तो कथक को कोई पहचानता भी नहीं है। मतलब यहाँ पे तो जगह ही नहीं है कथक के लिए, मुझे लगता है गलत जगह पे आ गया। और फिर जैज़िम भाई एक ही जो मेरे साथी थे वो सारेगामापा में सिलेक्ट हो गए, मैं टॉप 24 से एलिमिनेट हो गया। वो आगे चले गए, मैं नहीं हो पाया आगे। अब वो भी 3-4 एक्चुअली 5 महीने चला था वो शो, तो वो भी नहीं थे वो 5 महीने मेरे साथ, मैं अकेला था बिल्कुल। अभी सब फेस्टिवल होता, कोई कुछ होता, सब तो अपने अपने घरों में चले जाते। अभी मैं एक दौर ऐसा था, सच में मैं एक दिवाली पे नहीं जा पाया था घर पे। मैं सिर्फ अपने हॉस्टल से निकलता था खाना खाने के लिए। रात का खाना खाने के बाद मैं सुबह लेट उठता और लंच करता वापस अपने रूम में, फिर सिर्फ खाने के लिए बाहर निकलता। उसके बाद मरीन ड्राइव पे सिर्फ बैठ के ये सोचता चांद को देख के कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अगर टाइम तो निकल जाए, 1 साल होने वाला है, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इतना मुश्किल था अपना रास्ता ढूंढना, क्योंकि वो टाइम पे आपका भटकना बहुत आसान होता है। क्योंकि इतने दोस्त थे, वो हाउस पार्टीज़ में बुलाया करते थे, और आपने सारी दुनिया नई नई देखी है और आपको सब करने का मन करता है। लेकिन उस चक्कर में 1 साल निकल गया और मुझे लग रहा था मेरा कुछ नहीं हो रहा बॉम्बे में, मैं क्या करूँगा। घर से हर रोज़ सब पूछते हैं ना घर वाले, आज अब क्या बन रहा है, मैं रोज़ झूठ बोल देता था, नहीं अच्छा हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन वो टाइम बहुत मुश्किल था आपके लिए। बट ठीक है, मुझे लगता है कि वो ही टाइम था जब मैंने अपने आप को पढ़ा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने अंदर से। तो बहुत बार आज के यंगस्टर्स को मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ, ऐसा सबके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, जो मेरे मन में भी आ रहे थे कि कितना आसान है, ठीक है मैं मम्मी पापा के पास चला जाता हूँ, ऑब्वियसली वो तो यही चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। और दूसरा ये भी होता है कि चलो आप बहते चले जाओ दोस्तों के साथ, अगर वो बोल रहे हैं ये कर ले भाई टेंशन नहीं होगी, ये कर ले, तो आप वो करते चले जाओ, तो आपका भटकना बहुत आसान होता है। तो बस वही टाइम है जब आपने अपने आप को संभालना है, क्योंकि आई थिंक वो जो हम बचपन में गाड़ियाँ चलाते थे ना, जिसको पीछे करते थे वो तभी आगे जाती थी, तो वो टाइम होता है जो आपको थोड़ा पीछे खींचता है ताकि आप और आगे जा सको। तो वो टाइम ने मुझे बहुत हेल्प करी। जी, अगर हम बात करते हैं कि कथक को 2 थॉट्स में बांटते हैं। जी वन थॉट इज़ लाइक दैट कि आपको जो समकालीन आर्ट चल रहा है उसी पे स्टिक रहना है। जी एक आपका अगर मैं बात करूं, लाइक यू कैन से वर्ड फ्यूजन कथक, और जी मे बी कुछ लोग बॉलीवुड कथक बोलते जी हैं, जी या जी मे बी कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज़ जी करते जी हैं। जी तो आपने यूथ को अपील किया। आई जी। गेस आपको मैं कुमार शर्मा ना बोल के यूथ आइकन कुमार शर्मा बोल सकता हूँ, तो कोई अरे बड़ी बात नहीं होगी थैंक यू। इसके लिए। तो आपने यूथ को अपील करने के लिए ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे यही करना है? सो बेसिकली मैंने भी वही कथक सीखा है जो सबने सीखा है, और वही थोड़े टुकड़े परन, वही वोकैबुलरी मैंने भी सीखी है मेरे गुरुजी से। पंडित सीताराम जी मेरे पहले गुरु, उस वक्त तो वहीं, आजकल मैं पंडित दिव्यांग वकील जी से सीख रहा हूँ, ताल शिक्षा ले रहा हूँ। तो गुरुजी ने भी मुझे वही सिखाया। तो जो सबसे पहला सवाल था गुरुजी की डेथ होने के बाद कि क्या करना है मुझे, मतलब मैंने अपनी लाइफ के
5-6 साल एक आर्ट फॉर्म को दिए आउट ऑफ लव, लेकिन अब जब मैं दुनिया को वो दिखा सकता हूँ तो मेरे गुरु का साया मेरे पे नहीं है, तो मुझे कैसे शुरुआत करनी है? तो उस वक्त एक ही मीडियम था, टेलीविज़न, ठीक है। टेलीविज़न अब वो भी सपना लगता था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना कैसे, हम टीवी पे तो बैठ के देखते हैं रियलिटी शोज, पर पहुँचेंगे कैसे वहाँ पे? अब जब मुझे अपनी आर्ट फॉर्म लेके जानी थी, मुझे ये पता था कि अब मैं 1 साल में हिप हॉप सीख के तो नाच नहीं सकता हूँ, मुझे कथक को ही वहाँ पे लेके जाना है, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिस आर्ट फॉर्म को। तो 4 म्यूजिशियंस को तो लेके जा नहीं सकता वहाँ पे, वो तो फॉर्मेट ही नहीं है ना कहीं अवेलेबल कहीं पे। तो मुझे लगा कि जो थोड़े टुकड़े मैंने सीखे हैं मुझे वो ही परफॉर्म करने हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम कोई म्यूज़िक लेते हैं, कोई भी XYZ म्यूज़िक लेते हैं, उसमें सब रिकॉर्ड करेंगे अपनी आवाज़ में और देखते हैं, कोशिश के कुछ तो बनेगा ही। और इस तरह से पहली बार जो हमने कथक फ्यूजन ट्रैक बनाया वो दिलेर मेहंदी जी के एक गाने पे बनाया। और उस वक्त स्टूडियोज़ भी बहुत कम हुआ करते थे, आजकल तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं। मैं जालंधर गया था लुधियाना से रिकॉर्ड करने के लिए, सिर्फ अपने एक दोस्त को बोला भाई तबला बजा दो, इस पर रिकॉर्ड कर दो, और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने के लिए उस गाने पे जालंधर गया। और लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे अच्छे से ही करना है जो करना है। तो मैंने स्टूडियो ढूंढा, तो मैंने बोला मैं चाहे जालंधर जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, लेकिन मुझे ट्रैक अच्छा बनाना है। और फिर सिखाया बच्चों को यहाँ पे आके, और हम चले गए। और फिर यहाँ पे आके मुझे समझा कि अच्छा इस तरह से मिक्सिंग होती है। हम जब एक रियलिटी शो में गए कि इस तरह से ट्रैक बनाए जाते हैं, वहाँ पे माइक्स वाइक्स सब अवेलेबल थे, मैं तो इतना खुश हो गया। और मैंने इतने खूब सारे ट्रैक बनाए, वो मुझे अलग एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे ये समझा कि मैं कथक को इसी तरह से टेलीविज़न पे प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो मुझे समझा कि शायद जो दूसरे कथक डांसर्स होंगे उनको भी यही प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए वो कभी टेलीविज़न पे नहीं ला पाए या टीवी शोज़ में नहीं ला पाए कथक को, क्योंकि 4-5 म्यूजिशियंस को आप लेके फिर उस तरह का साउंड, फिर उस तरह का मतलब कोई आप सोचिए कि घुंघरू की साउंड भी अगर हमें रियलिटी शोज़ में नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे टेलीकास्ट में वो मैच ही नहीं होगा उसके साथ, तो घुंघरू की साउंड तक हम नहीं पहुंचा सकते। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लाइव म्यूजिशियंस लेके कर लें। फिर बहुत लेटर अभी डांस दीवाने में मैंने वो कोशिश करी, जब मेरे पास वो फैसिलिटी थी या मेरी बात सुनते थे चैनल वाले कि मुझे तो लाइव म्यूजिशियंस चाहिए, तो हमने कितना कुछ टेक्निकली बैठ के टीम के साथ ये किया कि अच्छा इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। फिर जाके वो मुझे अब लिबर्टी है कि अब मेरी बात सुनते हैं चैनल वाले। उस वक्त पे तो जो वो बोलते थे हमें करना पड़ता था, तो आधे गाने तो मुझे इसलिए लेने पड़ते थे क्योंकि चैनल को चाहिए मुझे उस गाने पे परफॉर्म करूं। अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, हाँ जी। आपकी जर्नी अकेली नहीं रही है जी। आपके साथ एक कथक रॉकर्स का परिवार साथ रहा है। जी जी जी। तो स्टार्टिंग के डेज में कितना आपके लिए मुश्किल था बच्चों को कन्विंस करना, फर्स्ट थिंग, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग आज उनको अपने साथ भी कैरी करना, क्योंकि बहुत इश्यूज आते हैं। आप काइंड ऑफ बैंड मेंबर्स के लिए फादर फिगर हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। जी जी जी। कथक रॉकर्स, आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हम सबको मैं समझाता हूँ, कथक रॉकर्स बच्चों को भी, बच्चे मैं बोलता हूँ, हालांकि सब मेरे से 3 साल 4 साल 5 साल छोटे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे लिए वो बच्चों की तरह ही हो गए, क्योंकि शुरू से लेके उनकी हर चीज़ देखी है मैंने। और उनको मैं यही बोलता हूँ कि हम फैमिली के साथ इतना नहीं रहते जितना हम साथ में रहते हैं, क्योंकि पहले 6-7 घंटे एवरीडे रिहर्सल करनी, फिर हमने शोज़ पे ट्रैवल करना है, तो हम फैमिली से उसके बाद मिलते थे। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर इनकी प्रॉब्लम्स को मैं अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है कि वो मतलब वही सही है, कि मैं ऐसे नहीं कि अच्छा करने के लिए कर दिया उसके लिए। या फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज कल मिसिंग लगती है वो ये कि मैंने ना कभी सेल्फिश होके नहीं सोचा। अगर मुझे लगा कि ये बच्चे के लिए कथक रॉकर्स में रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ये करे लाइफ में, तो मैंने उसको वो करने के लिए बोला। और मतलब किसी के पास मुझे थोड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी तो मैं बोलता था नहीं तुझे ये करना चाहिए। तो
आई थिंक इसलिए कभी किसी को लगा नहीं कि कोई फंस गया है, या किसी को कभी लगा नहीं कि वो प्रेशर में काम कर रहा है। हमेशा मैंने वो, क्योंकि मुझे बहुत डर था मेरे गुरु का कि मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता था, मुझे ऐसे ही रहना पड़ता था उनके सामने। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं वो डर नहीं रहने दूँ इनमें, कि ये मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहें, ताकि इनको कुछ भी पूछते हुए डर नहीं लगे। और वो बहुत जगह पे मतलब हेल्प किया बहुत सारी चीज़ों में। और हम जहाँ पे, और उनमें भी आई थिंक वो समझ रही कि हमें कहाँ पे एज अ फ्रेंड सर से सब कुछ शेयर कर लेना, और कहाँ पे उनको रिस्पेक्ट करनी है, या कहाँ पे वो मतलब मुझे नहीं समझता कि कभी मैं कहीं खड़ा हूँ और मेरे हाथ से सामान लेके चले गए, नहीं सर हमें पकड़ाओ। तो मैंने कभी ये चीज़ें करने के लिए बोली नहीं। आई थिंक उन्होंने खुद से ये देखा कि सर ने हमको इतना प्यार दिया है, तो उसके बदले में हमें ये करना है उनके लिए। तो वो माहौल जो मैंने उनको दिया ना, उस वजह से आई थिंक किसी को भी ये नहीं लगा कि कि हमें यही करना पड़ रहा है, या सर ने बोला इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो सब ने आउट ऑफ लव फॉर डांस वो किया, और आज तक हम 15 साल हो गए एक साथ हैं। और कभी किसी को ऐसे लगा नहीं कि मैं फंस गया हूँ, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे भी मुझे, जिसके लिए भी जो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, मैं वहाँ खुद पुश कर देता हूँ। आप अपने ग्रुप को क्या प्यार भरा संदेश या कोई सीख देना चाहेंगे उसके हमारा भी बताइए। इनको कथक रॉकर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम लोगों ने अभी तक किया है, डांस के प्यार के लिए किया है, जो भी किया है, और वो इसी तरह से हमें करते रहना है। क्योंकि मैं भी जहाँ तक भी पहुँच गया हूँ, आई थिंक वो इसीलिए क्योंकि हम प्यार करते हैं डांस को। और कभी कभी इतनी सारी चीज़ों में हम भूल जाते हैं वो, कि एक्चुअली हम जिस चीज़ के लिए डांस हमारे साथ है वो ये है, हमारा पैशन, हमारा प्यार डांस के लिए। कभी कभी हम ना खो जाते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, कि अच्छा इस शो में हमें इतने पैसे मिलेंगे, इस शो में इतने पैसे मिलेंगे। तो बस हमें उस चीज़ को हावी नहीं होने देना हमारे प्यार के ऊपर। और जो कभी कभी आजकल मुझे लगता है, क्योंकि सब बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, सबकी शादियाँ हो रही हैं, कि हमारी सीखने की इच्छा थोड़ी सी कम होती जा रही है ना आजकल की जनरेशन की भी। तो मैं वही बोलूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम के बाद हम कहें नहीं हमने तो सीख लिया, अभी बस हमें शोज़ करने हैं, हमें परफॉर्म करना है। क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के हर मोड़ पे। तो सर हम बात करें, हमने आपके संघर्ष की बात करी जी, आपकी सफलता की बात करी, जी, दो अलग अलग फेज़ की हमने बात की। जी, तो कोई बच्चा अगर आपको फॉलो करना चाहता है, आपको बहुत सारे मैसेज आपको आते होंगे, मैं जी, आपको जी, जी। फॉलो करना चाहता हूँ, तो क्या 2-3 पैरामीटर उसको हिट करने चाहिए, करना चाहिए, इससे वो आगे बढ़ पाएगा आपको फॉलो करते हुए? देखिए ये ना बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सोशल मीडिया का युग है, मैं बोल सकता हूँ। टेलीविज़न के पास भी उतनी पावर नहीं रही जितनी हुआ करती थी। तो सारी की सारी पावर ना आपके हाथ में है, वो फ़ोन में है। तो ये देखिए अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। क्योंकि आपको लगता है भई मैंने किसी की वीडियो देखी है, वो कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं भी कुछ वैसा ही करता हूँ और मैं भी फ़ेमस हो जाऊँगा, मैं भी करूँगा ये। लेकिन सबसे पहले सबको ना कथक फ्यूजन करना है, ठीक है? उनको आप बस एक फ्यूजन लिख के देखो, मतलब आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो करने वाले हैं। लेकिन वही है कि किसी को सीखना नहीं है, पेशेंस कम हो गई है ना, वही बिकॉज ऑफ रील्स। हमारा स्पैन जो है, टाइम स्पैन, वो इतना कम हो गया, पेशेंस रही नहीं है हमें। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको कथक पसंद है अगर, तो जो कथक फ्यूजन मैं करता हूँ, या मैंने कथक फ्यूजन उसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि मैं उसमें हमारे कथक के ट्रेडिशनल बोल रिकॉर्ड करता हूँ, तोड़े टुकड़े परने रिकॉर्ड करता हूँ, तिहाइयाँ रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद वो परफॉर्म करता हूँ। मतलब अगर आप किसी भी बॉलीवुड गाने पे बिना बोलों के आप कथक इंस्पायर्ड कोई डांस कर रहे हैं, तो उसको हम कथक फ्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक भी बोल नहीं है, कोई किसी भी तरीके से कथक इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप कथक इंस्पायर्ड स्टेप्स कर रहे हैं, तो उसको सेमी क्लासिकल बोलेंगे। ये फ़र्क है सबसे बड़ा कथक फ्यूजन और सेमी क्लासिकल में। तो अगर आपको कथक फ्यूजन करना है तो आपको कथक सीखना पड़ेगा।
आप सेमी क्लासिकल करना चाहते हैं तो देर आर 100 पीपल। आप किसी भी तरह से आप लिबर्टी लेके किसी भी तरीके से आप करेंगे डांस तो शायद आपको कोई बोलेगा नहीं। लेकिन कथक फ्यूजन अगर आपको करना है, अगर यही स्टाइल आपको पसंद है तो आपको कथक सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गुरु बनाने पड़ेंगे, आपको उसी तरीके से ट्रेडिशनली सीखना पड़ेगा, देन यू कैन डू कथक फ्यूजन। इसीलिए सब लोग बोलते हैं सर हम आपकी वर्कशॉप में आते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं कर पाते। मैंने बोला कि इट्स नॉट एनी अदर सेमी क्लासिकल वर्कशॉप जो आप एक बार आओगे और सीख जाओगे इमीडिएटली एंड देन यू कैन परफॉर्म इट। यू हैव टू प्रैक्टिस इट आप वर्कशॉप में आके भी। तो बस वही है कि ये जो कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म है उसको थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो टाइम नहीं दे रहे तो आप वो नहीं परफॉर्म कर सकते। तो कथक फ्यूजन करने के लिए आपको कथक सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि जब आपको लगे कि आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें सध रही हैं, देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर कंटेंट। लेकिन ऑब्वियसली जब आप 2 साल सीखोगे कथक तो आपको समझेगा कि मेरा कंटेंट किस लेवल का है या मैं किस लेवल तक पहुंचा हूं मैं। तो आपको इतनी समझ आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। जब आपको ये समझ आ गई तो आपको समझेगा कि अच्छा मैं किस तरह की वीडियो बना रहा हूं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। जो सबसे ईजी वे है वो यही है कि आप सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट डालिए। नहीं चल रहा कुछ, शायद कुछ देर नहीं चलेगा, लेकिन आप नोटिस डेफिनेटली होगे। अच्छा कंटेंट कुछ भी हो डेफिनेटली वो नोटिस होगा। और जो सबसे अच्छा तरीका है आज के टाइम में आगे बढ़ने का वो यही है कि आप अपनी पहचान सोशल मीडिया से सबसे पहले बनाएं और उसके बाद आपको समझेगा ही नहीं कि आपके रास्ते किस तरह से खुल गए हैं। तो टेलीविज़न भी मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ आजकल क्योंकि कितने, आपको याद है आपने कौन सा रियलिटी शो देखा था लास्ट? आई गेस डांस इंडिया डांस बहुत पहले देखा था। बहुत पहले देखा होगा ना। अभी कितने शोज इस वक्त भी ऑन गोइंग होंगे जो मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ। तो टैलेंट्स नोटिस नहीं हो रहे हैं टीवी पे। मतलब रियलिटी शोज वाले लोग खुद मतलब सोशल मीडिया में जो फेमस लोग हैं उनको बुला के अपना शो चला रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि सोशल मीडिया कहाँ तक पहुँच गया। बट मैंने वही बताया आपको कि आपको कुछ भी नहीं डालना। लोग वही करते हैं कि 2 ही दिन में बस मैं वीडियो डाल दूँ अपनी, चाहे उसका कोई भी नतीजा हो। मतलब वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है बहुत। तो आपको अच्छे से सीख के अपने कंटेंट को देख के फिर उसके बाद अपलोड करना है। और वही रास्ता आई थिंक आज के टाइम में बेस्ट है। अपनी आप पहचान बनाइए क्योंकि आपकी पहचान से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली एक रियलिटी शो में पॉपुलर होने के बाद भी स्टार ढूंढता है कि मेरे नाम पे मुझे शोज़ मिले। बेसिकली हर एक आर्टिस्ट का वही सपना है, मेरे नाम के शोज़ हो। तो वो तभी पॉसिबल है अगर लोग आपसे प्यार करेंगे। लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे? जब आप लोगों के सामने होंगे। तो सोशल मीडिया से बेटर वे नहीं है लोगों के सामने आने का। जी, अगर हम बात करते हैं समय की कि समय के साथ आपको चलना होता है जी और समय के साथ आपको बदलना भी होता है। बिल्कुल। मतलब समय आपको पता नहीं कहाँ छोड़ देगा। हाँ जी आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं कि लाइक 90s में रामायण या महाभारत आई, जी उनको अगर आज प्रेजेंट किया जाएगा तो उसका एक प्रेजेंट फॉर्म अलग होगा। बिल्कुल। उस वे में चल पाए ना चल पाए, यूथ को अपील कर पाए ना कर पाए। हालांकि लॉकडाउन में रामायण बड़ी अच्छी चली है, बहुत अच्छी चली। अगर नया बनाएंगे तो एक मॉडर्न टच होगा। आपने चीज़ों को मॉडर्न टच दिया, कथक को मॉडर्न टच दिया, ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज फ्यूजन कथक एंड क्लासिकल बॉलीवुड डांस। अगर हम बात करें एक चीज़ और आपने इवॉल्व की है, लाइक आपने फिटनेस पे बड़ा ध्यान दिया है। वन थिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग्स। तो हाउ दिस थिंग्स रियली हैपेंड? देखिए मैं जब बच्चा था ना, जब मैं देखता था वीडियोस तो मैंने हमेशा से देखे वीडियोस कि जो डांसर है उनके पेट निकले हुए हैं, बिल्कुल कुर्ता कहीं भी जा रहा है घूमा हुआ है। मतलब कोई ऐसा मुझे लगता नहीं था कोई इतना प्रेजेंटेबल हो स्टेज पे, चाहे बड़े से बड़े गुरु हों। मैं ऑब्वियसली क्योंकि पहले इतना ज़्यादा रियाज होता था कि कोई इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करता था कि आप किस तरह से दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो इतना ऊपर था उस चीज़ों से कि कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता था। बट आई एम सॉरी, आज के टाइम में सबसे पहले आपकी लुक से लोग आपको जज करते हैं। तो मुझे हमेशा बचपन से ही था कि मैं ये सम दूं तो मेरा बाइसेप निकल के आए। जी।
यू नो मुझे वैसा डांसर नहीं बनना कि मेरा पेट निकला हुआ है, मैं फुटवर्क कर रहा हूँ, यहाँ से अलग फुटवर्क हो रहा है तो ये सब मुझे नहीं चाहिए था। और मुझे ना, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे टाइम पे आज भी है कि ये वाला टैबू था कि अरे लड़के कैसे घुंघरू बांध सकते हैं, लड़के कैसे ये डांस कर सकते हैं, क्लासिकल डांस तो है ही नहीं बॉयज़ के लिए। तो मुझे लगा कि सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि मैं अपनी फ़िज़ीक पे ध्यान दूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट को मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मुझे देखने आए, लेकिन मेरे में क्या ख़ास है जो मुझे देखने आएंगे भाई? मतलब मेरे से अच्छा करने वाले लोग होंगे, या तो मुझे अलग करना पड़ेगा या मुझे अलग दिखना पड़ेगा। और स्टेज परफॉर्मर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी लुक होनी चाहिए। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, यंगस्टर्स को भी, कि आप नॉट ओनली कथक, कोई भी आर्ट फॉर्म आप नाचते हो, अगर आपने अपनी फिज़ीक पे ध्यान दिया है, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दिया है, तो डेफिनेटली वो आपको दूसरे कलाकारों से बहुत ऊपर रखेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने अपनी फ़िज़ीक पे ध्यान नहीं दिया होता तो मैं टीवी पे भी आ पाता। मैं बिल्कुल बोलता हूँ ये कि बहुत सारे लोग थे उस वक्त भी, लेकिन मैं आई थिंक पॉपुलर हो गया अपने टाइम पे क्योंकि मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखा, अपनी वेशभूषा को, अपनी फ़िज़ीक को, अपने डांस को, अपनी स्टाइल को, किस तरह से वो लोगों को अपील करेगा, और बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिली तब जाके एक नया स्टाइल फॉर्म हुआ। और बहुत ज़रूरी है ये कलाकार के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए, कि आप अच्छे दिख रहे हो और आपने अपनी फ़िज़ीक पे ध्यान दिया है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लड़कियों के पास बहुत सारे कवर्स हैं, उनका मेकअप, उनकी ज्वेलरी, उनकी ड्रेसेस, लेकिन बॉयज़ के पास एक ही गहना है, वो है उनकी फ़िज़ीक। क्योंकि हम मेकअप नहीं कर सकते, हम उतने ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते, सो हमारा जो गहना है वो हमारी बॉडी है। तो बॉयज़ को स्पेशली इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपने बात की बॉयज़ की, हाँ जी। घुंघरू पहनना बॉयज़ के लिए टैबू है। हाँ जी। आज भी कई लोग इस बात को जी। मानते हैं या किसी को रोकते हैं इस बात के जी। लिए। यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? मैं जब मेरे बचपन में जब मैं नाचा करता था, जब मैं रियाज़ किया करता था, मुझे तो सीधा यही कमेंट्स मिलते थे, अरे ये मुजरा क्या कर लगा लिया तुमने, ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब ये कैसा डांस है, मतलब तुम कोई वो थोड़ा, पंजाब में तो सीधा ही बोलते हैं ना, नचार थोड़ा हो तुझे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे तो मैं कर पाया। और मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं थे कॉलेज टाइम तक, क्योंकि सबको लगता था कि ये तो भाई कथक करता है, ये मतलब सही नहीं है लड़का, मतलब सीधा वही। लेकिन वही है कि मुझे लगता है कि आपको अच्छे गुरु, आपको अच्छे पेरेंट्स जो इस चीज़ को समझे, पेरेंट्स सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज इतनी अवेयरनेस है, मतलब मुझे तो कितने सारे लोगों ने बोला सर हमने आपकी वीडियोस दिखाई तब हमारे मम्मी पापा ने हमें अलाउ किया कथक करने के लिए। तो मैं वही बोलूँगा कि कितनी सारी जिम्मेदारी यंग डांसर्स पे भी है कि क्योंकि मुझे देख के कितने सारे लोगों के पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया कि हाँ आप कथक कर सकते हो, यानी कि मैं कुछ तो अलग या कुछ तो ऐसा कर रहा था जो शायद उनको अपील किया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली बॉयज़ के लिए कि आप किस तरह से कन्विंस कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, अगर क्योंकि छोटे शहरों में नहीं पता होता, मतलब अभी अगर आप इस घराने से नहीं आते तो आपके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बॉयज़ भी कर सकते हैं भाई, उनका भी करियर है। तो आपको सही एग्जाम्पल्स दे के, सही वीडियोज़ देख के अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। और मैं यही बोलूँगा कि आप अगर उनको कन्विंस करके उनके साथ के साथ अगर कथक कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सोसाइटी का प्रेशर रोक सकता है। अगर पेरेंट्स साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी करना। तो सबसे पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मैं इस आर्ट फॉर्म से प्यार करता हूँ। ये देखिए, या आजकल कन्विंस करना बहुत आसान है कि ये आजकल के टॉप मोस्ट मेल डांसर्स हैं, और देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़कियों जैसे दिखने लगे या वो लड़कियों के जैसे हो गए, या मतलब कि कथक की वजह से वो चेंज हो गए।
कोई भी आर्ट फॉर्म कैसे जेंडर को चेंज कर सकता है, राइट? वो तो अगर हम साइंस को भी मानते हैं तो ये तो बचपन से होता है। या अगर आप गे हो, आप बाइसेक्सुअल हो, तो वो मतलब वो बचपन से ही होगा। It's natural. मतलब इट्स नॉट Natural. समथिंग, इट्स नेचुरल। कोई भी आर्ट फॉर्म उस चीज़ को ऑल्टर नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें पेरेंट्स की कोई आर्ट फॉर्म ऐसा कर सकता है या कथक सीखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ वही है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए। और पेरेंट्स के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि जो बच्चे आपको दिखाई दे रहा है कि वो इतना प्यार कर रहा है किसी डांस से, वो अपनी जी जान लगा दे रहा है उसमें, वो इतना रियाज़ कर रहा है उस आर्ट फॉर्म को लेके, तो आप उसका साथ दें। और फाइनेंशियली भी इतने सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, कॉर्पोरेट शोज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका बच्चा अच्छा कलाकार है तो मुझे पता है कि वो भूखा नहीं मर सकता। क्योंकि मैंने भी वो ए से लेके वो स्ट्रगल की है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो अच्छा डांसर है उसके बावजूद उसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इतने हंट करते रहते हैं डांसर्स की कि हमें अच्छे डांसर्स चाहिए, अच्छे डांसर्स चाहिए। तो बहुत डिमांड है एक अच्छे डांसर की मार्केट में। तो प्लीज़ आप उसे सपोर्ट कीजिए। और मुझे पता है कि कोई अच्छा डांसर है तो वो कभी भूखा नहीं मरेगा। और भूखा मरेगा भी एक शब्द मैंने ऐसे यूज़ कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा अर्न कर सकता है एक अच्छा डांसर। तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। लेकिन यस, ये भी पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं हो कि वो 3 दिन वाला शौक है और आपने उस चक्कर में उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, इतना कुछ कर दिया। तो दोनों एस्पेक्ट साथ साथ चलने चाहिए और सब लोग स्मार्ट होते हैं आज के टाइम में। जी, हमने बात की भूतकाल की, जी, वर्तमान काल की, जी। एक भविष्य काल की बात करना रहेगा। हाँ जी, अगर बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी आज की तारीख में मेरी नज़र में आपकी एक लेगेसी है, आपने कुछ अलग किया है। अगर आपकी उम्र में 60 साल की एज में आप अपनी जर्नी को बैक देखना चाहेंगे तो आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बेसिकली मेरे पास ना बहुत सारा टाइम था जब मैं सिखा सकता था, मैं अपनी क्लासेस शुरू कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश भी की शुरू करने की। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दैट ट्रैवल, इतना सारा जो शोज़ इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, हम ना कभी क्लासेस को नहीं कंटिन्यू कर पाए। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि वर्कशॉप्स में जितना सिखा, आज भी हमारी वर्कशॉप है, दिल्ली में होने वाली है, ये आपके पॉडकास्ट के बाद हम वहीं जाने वाले हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सिखा पाऊँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं क्रिएट नहीं कर पाया, जैसे लोगों के 200 स्टूडेंट्स होते हैं, 300। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लेगेसी वो है जो मैं मेहनत करता हूँ। एक वीडियो आप देखते हो शायद 3 मिनट की, लेकिन उसके पीछे जो 3 महीने की हमारी मेहनत होती है उस एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए। मेरा मतलब हमारे वीडियोस वो नहीं हैं जो कि अच्छा गए, ठीक है, कुछ भी हाथ पैर हिला दिया और शूट हो गया, चलो डन। हम एक कथक रॉकर्स की एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। और मुझे लगता है कि आज जब भी मैं अपनी एक 10 साल पुरानी भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे याद आता है हमने कितनी मेहनत की थी। आई थिंक वो लेगेसी है। जब मैं 60 साल का हो के मैं देखूँगा कि ये कंटेंट मैंने क्रिएट किया है और उस कंटेंट से आज भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग मुझे लिंक्स भेजते हैं कि हमने बचपन से आपकी ये वीडियो देखी है और उसको देख के हमने कथक करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है आई थिंक आई हैव क्रिएटेड समथिंग, मैंने कुछ किया है। और पुराने एक्ट्स जब मैं देखता हूँ रियलिटी शोज़ के, तो मुझे याद आता है कि हमने इसको क्रिएट करने के लिए कितनी मेहनत की थी, कितने लोगों का दिमाग था। तो आई थिंक दैट्स माई लेगेसी। और जहाँ तक सिखाने की बात है, डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब मैं वो भी शुरू करूँगा रेगुलर। तो आज हमने बात करी यूथ की, कथक की, एक नई जर्नी की। कुमार शर्मा सर के साथ हमारा पॉडकास्ट यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। आज हमने बात की इनके डांस ग्रुप कथक रॉकर्स की। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।